हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी और एमटीएस को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जिसको नहीं पता है वो भी जान लें। तो काफ़ी अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है और काफ़ी चीज़ें का रिवीजन आपका हो जा रहा होगा। ठीक, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज़ है, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें। ठीक, आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, आप लोग को मैं बताते रहा हूँ। अगर आप वीडियो पूरी देखिएगा तब पता चलेगा कि ऐसा पूरा यूट्यूब पर आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक ना, काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये सेट नंबर 6 है। इसके पहले 5 सेट करवा दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इस चैनल पर जाएं और उन सभी को आप लोग देख कर अपना प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोग भी अपना आंसर करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार जो कि फ़ारसी पत्रिका था के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए इसका आंसर। ठीक, तो मैं इसको बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। ठीक, मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिका को देखते हैं। ठीक, ताकि आप लोग को सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए। ठीक, तो भारत का पहला अखबार हिक्की द्वारा लाया गया था, जिसका नाम था बंगाल गजट और इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। और ये हिक्की कौन थे? तो इसका पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यह एक अंग्रेजी थे। और पहला हिंदी अखबार की बात करें तो उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में किया गया था जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल द्वारा पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ था। पहला बंगाली अखबार समाचार दर्पण, जिसका प्रकाशन 1818 में हुआ था। 1818 में पहला बंगाली अखबार समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशन हुआ था। पहला फारसी अखबार मीरात उल अखबार, जिसका प्रकाशन 1822 में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, जो कि क्वेश्चन में था। महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिका लाए गए थे उनको देखते हैं। तो उन्होंने समाज सुधार और स्वराज के लिए यंग इंडिया का एक साप्ताहिक पत्रिका था। यंग इंडिया न अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था। नवजीवन, यह हिंदी और गुजराती दोनों में था। एक था हरिजन और इसका प्रकाशन 1933 में किया गया था। ठीक, तो महात्मा गांधी वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी पत्रिका का संपादन किया था और मराठा अंग्रेजी भाषा में। ठीक, मराठा जो पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो था उनके द्वारा कानपुर से प्रकाशित प्रताप पत्रिका था 1913 में। क्रांतिकारियों और किसानों की आवाज़ उठाई थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो पत्रिका था उनका नाम था उसका क्या नाम था? तो अल हिलाल जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ था। और एक था अल बलाग, इसके माध्यम से ये राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। ठीक, अल हिलाल और अल बलाग पत्रिका किसके थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रिका का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत माना जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली में और मिरात उल अखबार फारसी में शुरू किया था। राजा राम मोहन राय, इनका एक कौन था? संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में था और मिरात उल अखबार ये फारसी में था। ठीक, वंदे मातरम
जो पत्रिका था अरविंद घोष का था, अरविंद घोष का। इंडिपेंडेंट पत्रिका किसका था? तो मोतीलाल नेहरू का। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का। और मूक नायक किसे कहा जाता था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मूक नायक, मूक नायक सॉरी पत्रिका था ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। और युगांतर, युगांतर क्या था? तो क्रांतिकारी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध बंगाली पत्र। युगांतर क्रांतिकारी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध बंगाली पत्रिका था। तो आप लोग समाचार और पत्रिका से सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकाम्पियम, संगत साहित्य में तोलकाम्पियम किस विषय पर लिखी गई एक पुस्तक थी? संगम साहित्य का ये जो पुस्तक था किस विषय पर था? ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है तमिल व्याकरण और ऑप्शन डी है राजनीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह तमिल व्याकरण का पुस्तक है, ठीक, तमिल व्याकरण का। चलिए संगम काल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो संगम काल 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि 300 ईसा पूर्व उधर और 300 इधर, 600 ईस्वी तक संगम काल रहता है। और दक्षिण भारत का वह स्वर्ण युग है जब तमिल साहित्य, सांस्कृतिक और राजनीति का चरमोत्कर्ष हुआ। दक्षिण भारत का वह स्वर्ण युग है जब तमिल साहित्य, संस्कृति और राजनीतिक का चरमोत्कर्ष हुआ, ठीक। तो यहाँ पर चेर, चोल और पांड्य राजवंश का शासन हुआ था। चेर, चोल और पांड्य राजवंश। संगम का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। संगम का अर्थ क्या होता है? तो परिषद या गोष्ठी, जहाँ तमिल कवि और विद्वान अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। तमिल कवि और विद्वान क्या करते थे? अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। प्रमुख साहित्य, संगम काल के प्रमुख साहित्य की बात करें तो तोलकाप्पियम, जो कि अभी क्वेश्चन में था, यह सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ था। इसके लेखक कौन है? तो तोलकाप्पियर है, ठीक, तोलकाप्पियर। उसके बाद है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, यह प्रसिद्ध महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके लेखक इलांगो अडिगल है। मणिमेकलय, यह दूसरा प्रमुख महाकाव्य है। इसके लेखक है सतनार। लेखक कौन है? तो सतनार। तिरुकुरल, यह नैतिकता और दर्शन पर महान ग्रंथ है। नैतिकता और दर्शन पर महान ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुर इसके लेखक हैं, ठीक। तो ये संगम काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग को कैसे याद होगा। तो सबसे पहले मैं जब क्वेश्चन करवाऊँ तो उसका आप लोग आंसर करने की कोशिश करिए। और जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आता है तो उसको पहले खुद से पढ़िए वीडियो को रोककर, और उसके बाद मैं जो बोलूँ उसको सुनिए, जो मैं समझाऊँ उसको समझिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चहलगानी, जो कि 40 अमीरों का समूह था, को नष्ट करने वाला सुल्तान कौन था? चहलगानी को नष्ट करने वाला सुल्तान कौन था? और यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इसको गठन किया गया था। ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक। नासिरुद्दीन मोहम्मद है ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन, ठीक। तो चहलगानी को नष्ट करने वाला कौन था? तो बलबन था। चलिए इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है 1211 से लेकर के 1236 तक, और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश। और इसने गुलाम वंश को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा दिया, ठीक। गुलाम वंश का यह शासक था और यह मजबूत प्रशासनिक ढांचा दिया। और इसके शासनकाल के मुख्य बात देखें तो राजधानी, इसने राजधानी क्या किया कि लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाया। राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली बनाया। चालीसा यानी कि तुर्कान ई चिहलगानी, जिसमें 40 वफादार तुर्क गुलाम का एक शक्तिशाली दल था। इसको
बनाया कौन? तो इल्तुतमिश ने, जैसा कि क्वेश्चन में था। इसमें कौन थे? तो 40 वफादार तुर्क गुलाम थे, जिसे कि तुर्क चिहलगानी कहा गया। तुर्कान चिहलगानी, ठीक। इक्ता प्रणाली, अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि यानी कि इक्ता देने की प्रथा कौन शुरू किया था? तो इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली कौन शुरू किया? तो इल्तुतमिश। इसमें अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देता था, ठीक, वेतन के बदले भूमि। और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, ठीक, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जो कि चांदी का सिक्के को टका कहा गया और तांबे को जीतल। जो चांदी का सिक्का था उसको टका कहा गया और तांबे के सिक्का को जीतल कहा गया, ठीक। और इसने कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कार्य शुरू किया गया था और उसको पूरा कौन करवाता है? तो इल्तुतमिश, ठीक। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों कहा जाता है? तो यह किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मंगोल आक्रमण, चंगेज खा के आक्रमण के खतरे को कूटनीति से टाला। तो इल्तुतमिश के शासन काल में किसका आक्रमण होता है? तो मंगोल का आक्रमण होता है, जो कि मंगोल का शासक कौन था? तो चंगेज खा इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है और उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। उसकी बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान, एक भारत की एकमात्र शासिका, ठीक, भारत की एकमात्र शासिका रजिया सुल्तान। इस चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 नंबर सवाल है, कौन सी मिट्टी स्व जुताई वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? कौन सी मिट्टी स्व जुताई वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? यानी कि यह इसकी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह खुद एक स्वतः जुताई वाली मिट्टी यह है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी, ठीक। काली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो हम लोग मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, जो भी भारत में महत्वपूर्ण मिट्टी है, जो जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक, जलोढ़ मिट्टी यह भारत का सबसे बड़े क्षेत्र पर यानी कि लगभग 43% क्षेत्र पर यह जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत के 43% जो क्षेत्रफल है उस पर पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, और यह नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। तो भारत में नदियाँ बहुत है, तो इस वजह से भारत के लगभग 43% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी ही है। और यह बनती कैसे है? तो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है और गेहूँ, धान व गन्ना के लिए सबसे उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी गेहूँ, धान व गन्ना के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। और इसे पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक। और यह क्लासिफिकेशन कौन किया था? तो ICAR, ठीक। यह मिट्टी का क्लासिफिकेशन करता है। काली मिट्टी की बात करें तो इसे रेगूर मिट्टी या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। यह ज्वालामुखी लावा के फटने से बनी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा के फटने से बनता है, ठीक। और इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक। तो काली मिट्टी का जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसके निर्माण ज्वालामुखी से होता है और इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। और इसकी क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में ये पाई जाती है, ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात करें तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है और यह कम उपजाऊ होती है, लेकिन खाद के उपयोग से इसमें बाजरा, दलहन और तंबाकू उगाया जा सकता है, ठीक। लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है लेकिन खाद के उपयोग से इसमें खेती किया जा सकता है, ठीक। और यह दक्षिण भारत के पठारी हिस्सों में मिलती है। दक्षिण भारत के कहाँ पर? तो पठारी हिस्सों में मिलती है लाल मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो यह भारी वर्षा और अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ विकसित होती है? तो भारी वर्षा जहाँ पर होता है और अधिक गर्मी वाले क्षेत्र जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर ये विकसित होती है। इसमें लीचिंग यानी कि निछालन की प्रक्रिया अधिक होती है।
लीचिंग यानी कि निछालन की प्रक्रिया अधिक होती है और यह मुख्य रूप से काजू, चाय और कॉफ़ी के लिए उपयोगी होती है। तो लेटराइट मिट्टी में किस चीज़ का खेती होता है? तो काजू, चाय, कॉफ़ी का खेती होता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इन सारी मिट्टियों से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो पांचवा सवाल है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स बेल्ट पृथ्वी के किस अक्षांश पर स्थित है? तो डोलड्रम्स क्षेत्र पृथ्वी के किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए है 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण, यानी कि जो ये अक्षांश रेखा होता है ये, तो इसका बोल रहा है कि यह किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो 30 डिग्री से उत्तर से दक्षिण और भूमध्य रेखा के पास 5 उत्तर से 5 दक्षिण, या फिर 60 उत्तर से 60 दक्षिण, या फिर ध्रुव के पास बोल रहा है। जैसे कि यहाँ से डिग्री स्टार्ट होता है, ये जो है 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री कौन है? तो अक्षांशीय रेखा है ये। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो ऐसे बोल रहा है कि ये वाला होगा 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण, या फिर ये वाला 5 डिग्री से उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण, या फिर 60 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री दक्षिण, या फिर ध्रुव के पास। ध्रुव कहाँ पर होता है? तो सबसे ऊपर। ठीक, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो डोलड्रम बेल्ट कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इनसे संबंधित हम लोग फैक्ट्स को समझते हैं। तो डोलड्रम, जिसे शांत पेटी भी कहा जाता है, शांत पेटी से कहा जाता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर वायु का दाब क्या होता है? निम्न होता है। और यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर क्या करती है कि ऊपर उठती है, जिससे सतह पर हवा की गति बहुत धीमी या नगण्य हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है कि हवा की गति धीमी या फिर नगण्य हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर शांत वातावरण होने लगते हैं। ठीक, तो इस शांत वातावरण के कारण ही पुराने समय में पाल वाले जहाज हफ्तों तक यहाँ फंसे रह जाते थे। ठीक, कहने का मतलब है कि यहाँ पर शांत वातावरण हो जाता है कि कोई हवा नहीं चलता है, तो जो समुद्र में जहाज चलते थे तो वो क्या होता था कि वो आगे नहीं बढ़ते थे, वो हफ्तों तक फंसे रहते थे। ठीक, क्योंकि हवा चलता है तो हवा जहाज़ों को चलने में मदद मिलती है। और इसे वैज्ञानिक रूप से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक, वैज्ञानिक रूप से इसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक, एक होता है ऐसे ही क्षेत्र अश्व अक्षांश। ठीक, अश्व अक्षांश है, ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। ठीक, तो ये जो जैसे ये था, ये कौन सा था? ये डोलड्रम, जो डोलड्रम क्षेत्र था, ये जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण था, तो ये जो अश्व अक्षांश हो जाएगा ये 30 से 35 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये क्षेत्र माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि उच्च वायु दाब होता है। जो डोलड्रम वाला क्षेत्र है यहाँ पर निम्न वायु दाब था, लेकिन यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है। और यहाँ ऊपर से नीचे, यहाँ पर हवा क्या होती है कि ऊपर से नीचे बैठती है। ठीक, वायु दाब यहाँ पर उच्च होता है तो हवा क्या होती है कि ऊपर से नीचे बैठती है, तो इसलिए मौसम साफ और हवा शांत रहती है। यहाँ पर भी हवा क्या हो जाती है कि शांत रहती है। प्राचीन काल में हवा की कमी से जहाज धीमे हो जाते थे, तो वजन कम करने के लिए व्यापारी क्या करते थे कि घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। ठीक, तो इसी वजह से इसको अश्व अक्षांश कहा गया है। जब समुद्री यात्री अपने घोड़े को भी जहाज में लेकर आते थे तो जहाज मतलब उसकी वजन कम हो जाए, इस वजह से क्या करते थे, घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, क्योंकि वहाँ पर हवा की कमी थी, जिससे जहाज का हो जाता था, धीमी हो जाता था। ठीक, 6 नंबर सवाल है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? पुंछी आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2007। ठीक, पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। चलिए भारत सरकार द्वारा गठन आयोग, कुछ महत्वपूर्ण आयोग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रमुख संवैधानिक आयोग। ठीक, संवैधानिक आयोग
जो कि भारत सरकार द्वारा गठन किया गया है उनको पहले देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है? तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है, 25 जनवरी 1950 को। और यह देश में राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराता है। तो किसका किसका? राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव संपन्न कराता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसका गठन कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950, और ये स्वतंत्रता के बाद इसका संवैधानिक रूप से ये इसका गठन 26 जनवरी 1950 को। और यह केंद्र सरकार की ए ग्रेड सेवाओं के लिए भर्ती कराता है, जैसे कि यूपीएससी के तहत आप लोग को तो पता ही होगा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनका भर्ती करवाया जाता है यूपीएससी के तहत। ठीक, उसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1951 को। वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को, और यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को बंटवारे की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन 19 फरवरी 2004 को, 19 फरवरी 2004 को, और 86वें संशोधन के बाद यह अस्तित्व में आता है। 86वें संविधान संशोधन के बाद यह अस्तित्व में आता है। ठीक, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब होता है? तो 19 फरवरी 2004, 19 फरवरी 2004। उसके बाद है प्रमुख वैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग। अब हाँ, ये गैर संवैधानिक आयोग जो कि भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था उनको हम लोग देखेंगे। तो ये सारे जो भी है यहाँ तक, ये सभी गैर संवैधानिक आयोग है। तो नीति आयोग, नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है योजना आयोग की जगह पर। ठीक, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन होता है, और यह भारत का प्रमुख इसे थिंक टैंक माना जाता है, थिंक टैंक माना जाता है नीति आयोग को। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा की निगरानी करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? तो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा की निगरानी करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच और संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। मानव के अधिकारों के उल्लंघन की जांच और संरक्षण के लिए इसको गठित किया गया था। विधि आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग जो कि 1955 में बना था, और यह कानूनी सुधार का सुझाव देता है। कोई भी कानून में सुधार का सुझाव देता है। ठीक, कोई भी कानून बन गया तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार करने के सुझाव देता है कौन? तो विधि आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक, 1955 में हुआ था। उसके बाद है जांच और सुधार आयोग। ठीक, जांच और सुधार आयोग कौन कौन होते हैं? तो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका स्थापना 1953 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। ठीक, फजल अली। और यह भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य के गठन अगर पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश कौन सा आयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में, और अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ये शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग जो कि 14 जुलाई 1964 को स्थापित हुआ था, 14 जुलाई 1964 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूपरेखा तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूपरेखा तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया था। मंडल आयोग, ठीक, मंडल आयोग ओबीसी के आरक्षण के लिए इसका स्थापना किया गया था। ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल आयोग 1979 में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की। मंडल आयोग ने ही ओबीसी के आरक्षण के लिए सिफारिश किया था, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1979 में। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 को, सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 को हुआ था, और यह केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित हुआ था। यह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को दर्शाता है। कौन? तो सरकारी आयोग, जिसका गठन 9 जून 1983 को हुआ था। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन 2007 में केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए गठित किया गया था। तो ये भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, पुंछी आयोग, और सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, सरकारी और पुंछी आयोग। 7 नंबर क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 239 डबल ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 239 डबल ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पांडिचेरी के प्रशासन, ऑप्शन बी है दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, और ऑप्शन सी है चंडीगढ़ का प्रशासन, और ऑप्शन डी है लद्दाख का प्रशासन। तो ये किस राज्य के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 239 के डबल ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है 239 के डबल ए। तो चलिए विशेष प्रावधान राज्यों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद से जुड़े हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 371 अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के से संबंधित है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 271 के ए नागालैंड के विशेष प्रावधान से संबंधित है। नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के बी असम राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के सी मणिपुर से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के डी और अनुच्छेद 371 के ई। तो अनुच्छेद 371 के डी आंध्र प्रदेश और 371 के ई तेलंगाना से संबंधित हो जाएगा। ठीक, और ये सभी वहाँ पर जो भी कमियाँ थी उसको पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक, जैसे कि इसमें स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक, तो जो भी राज्य में कोई मतलब कि पिछड़ा राज्य है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। ठीक, जिससे कि उस राज्य के विकास हो। उसके बाद है अनुच्छेद 371 के एफ, इसमें यह सिक्किम से संबंधित है। ठीक, 371 के एफ सिक्किम से संबंधित है। 371 के जी ये मिजोरम से संबंधित है। 371 के जी मिजोरम से संबंधित है। उसके बाद है 371 के एच अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 के एच अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है इसमें। और 371 के आई में गोवा राज्य के लिए है। 371 के आई गोवा राज्य के लिए है। उसके बाद अनुच्छेद 371 के जे, अनुच्छेद 371 के जे कर्नाटक, अनुच्छेद 371 के जे कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान, तो अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का सामान्य प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का सामान्य प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 के पुदुचेरी के लिए विधान और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। 239 के में पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 के डबल ए दिल्ली वाला है, हम लोग अभी देखें। उसके बाद 240 अनुच्छेद 240, इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की 240 में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। ठीक, नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 1969 में भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और किस समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन थे और किस समिति के सिफारिश पर इनका स्थापना किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, और समिति यहाँ पर दिया हुआ है के संथानंद समिति। ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी और यहाँ पर समिति दिया हुआ है नरसिम्हन समिति। और ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और यहाँ पर समिति है शिवरामन समिति। और ऑप्शन डी है राजीव गांधी और समिति है विजय केलकर समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी नरसिम्हन समिति। इंदिरा गांधी और नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, चलिए तो इससे जुड़े हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इन बैंकों के पास 50 करोड़ से अधिक जमा राशि थी। ठीक, तो राष्ट्रीयकरण के लिए क्या जरूरी था कि कम से कम 50 करोड़ रुपए बैंकों के पास होना चाहिए। तो इसी बेस पे 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? तो 19 जुलाई 1969 को। इसका उद्देश्य था कृषि, लघु उद्योग और निर्यात जैसे प्राथमिक वाले क्षेत्रों को ऋण देना। ठीक, कृषि, लघु उद्योग और निर्यात जैसे प्राथमिक वाले क्षेत्र को ऋण देना। ठीक, और 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इन बैंकों के पास 2000 करोड़ से अधिक जमा राशि थी। जो 15 अप्रैल 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनके पास 200 करोड़ से अधिक जमा राशि थी। ठीक, उसके बाद हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो 14 और 6 कितना, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
तो अभी सारे मतलब बहुत सारे बैंकों का को क्या किया गया है कि मर्ज कर दिया गया है, ठीक। तो मर्ज करके लगभग 12 बैंक बचे हुए हैं, ठीक। दो दो बैंक को एक में मर्ज करके 12 बैंक ही अभी बचे हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक। तो आरबीआई का स्थापना होता है 1 जनवरी 1949, सॉरी इसका स्थापना तो 1935 में होता है, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है तो 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, इसका 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कर दिया जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। और ये कब किया गया था तो 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। इंपीरियल बैंक का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया था तो भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। कब तो 1 जुलाई 1955 को। 9 नंबर सवाल है, अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी। उच्च मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई ज़्यादा और कम बेरोजगारी। ऑप्शन बी है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी यानी कि महंगाई ज़्यादा और बेरोजगारी भी ज़्यादा। ऑप्शन सी है कम मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी यानी कि कम महंगाई और कम बेरोजगारी। और ऑप्शन डी है केवल मंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब महंगाई भी ज़्यादा होगा और उच्च बेरोजगारी भी ज़्यादा होगा तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहा जाता है, ठीक। स्टैगफ्लेशन। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक स्थिति है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैगफ्लेशन यानी कि स्थिरता और मंदी। स्थिरता और मंदी प्लस इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई। मुद्रास्फीति या महंगाई। जब देश की अर्थव्यवस्था में ये तीन चीज़ें एक साथ होने लगे तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब देश में ये तीन चीज़ें, कौन तीन चीज़ें तो महंगाई, मंदी यानी कि विकास कम, देश का ग्रोथ नहीं हो रहा है, जीडीपी की रफ्तार बहुत धीमी है, और बेरोजगारी, ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर किसी देश में चल रही है तो उसे क्या कहा जाता है तो स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसको अच्छे से समझें तो आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे नौकरियां बढ़ती है, ठीक। जाहिर सी बात है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग नौकरियां ढूंढेंगे, तो नौकरियां बढ़ती है लेकिन रोज़गार मिलता नहीं है तो बेरोजगारी की स्थिति बनती है। तो इसी स्थिति को इस अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है तो स्टैगफ्लेशन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। एनेमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है वायुदाब, ऑप्शन बी है पवन का वेग या गति, ऑप्शन सी है आर्द्रता, और ऑप्शन डी है समुद्र की गहराई। ऑप्शन डी है समुद्र की गहराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो पवन का वेग एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक। पवन का वेग एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए और हम लोग कुछ यंत्र को देखेंगे, ठीक, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ रिवीजन हो जाए। तो वायुमंडल और मौसम को मापने वाला यंत्र की बात करें तो एक बैरोमीटर है। इसके द्वारा वायुमंडलीय ताप को मापा जाता है, ठीक। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय ताप को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर द्वारा हवा में नमी को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग हवा में नमी को मापने के लिए किया जाता है। और एनीमोमीटर हवा की गति का मापने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन था। और रेन गेज वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। रेन गेज का उपयोग वर्षा की मात्रा। एनीमोमीटर हवा की गति, हाइग्रोमीटर हवा में नमी, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे बिजली और ऊर्जा मापने वाले यंत्र। बिजली और ऊर्जा मापने वाले यंत्र जैसे कि अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर या कम तीव्रता वाली विद्युत धारा को पता लगाने के लिए, मतलब कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक। गैल्वेनोमीटर का विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद पैरोमीटर बहुत ही उच्च तापमान जैसे कि सूर्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। पैरोमीटर बहुत ही उच्च तापमान, जैसे कि सूर्य का तापमान बहुत उच्च होता है तो वैसे में पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे तरल यानी कि द्रव और गैस जैसी चीज़ों को मापने के लिए जो यंत्र है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर
मैनोमीटर का उपयोग गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। चिकित्सक और अन्य यंत्र जो कि मापने में काम आता है उसको हम लोग देखेंगे तो एस्फेग्मोमैनोमीटर, यह रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एस्फेग्मोमैनोमीटर। उसके बाद है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यह हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। फैदोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है सोनार। सोनार का उपयोग पानी के नीचे डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार पानी के नीचे डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, 11 नंबर सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन वह स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन वह स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। तो कौन सा ग्रंथि है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रीनल ग्रंथि और ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम लोग ग्रंथिया के बारे में ही जान लेते हैं अच्छे से। तो ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। ठीक, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? तो ये सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है। अंतःस्रावी क्या करती है? जो भी रक्त का स्राव करती है वो कहाँ पर करती है? तो ये रक्त में वो इसको छोड़ती है। ठीक, और यह नली विहीन होती है। ठीक, यह नली विहीन होती है। उदाहरण के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये सभी क्या है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये नालियों डस्ट के माध्यम से एंजाइम छोड़ती है। ये नालियों के माध्यम से क्या करती है कि एंजाइम छोड़ती है। उदाहरण के लिए ये हो जाएगा लार ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि, ये सभी क्या है? तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, बहिःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, तो इसका बाहर आप लोग जैसे कि पसीना, तो हम लोग देखते हैं कि पसीना बाहर निकलता है और लार का भी हम लोग मतलब महसूस करते हैं। तो ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो भी हार्मोन रिलीज करती है तो उनका हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक, तो क्या बोलते हैं हम, जो भी हार्मोन रिलीज होता है उसका हम लोग को पता नहीं चलता है, तो वो किससे रिलीज होगा? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होगा। ठीक, मिश्रित ग्रंथि भी होती है जो कि दोनों काम करती है। उदाहरण के लिए अग्नाशय। अग्नाशय दोनों काम करती है। ठीक, अग्नाशय दोनों काम करती है। बहिःस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। चलिए आगे आगे देखेंगे हम ग्रंथियों के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि, जिसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क में होती है। मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में होती है और यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? तो ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस, इसे सुपर मास्टर कहते हैं क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है और यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है और यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि, यह गले में स्थित होती है और यह थायरोक्सिन बनाती है जिससे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक, थायरोक्सिन बनाती है और आयोडीन की कमी से क्या होता है कि घेंघा रोग होता है। एंड्रीनल, एंड्रीनल यानी या अधिवृक्क, यह किडनी के ऊपर होती है और यह संकट में एंड्रीनल हार्मोन निकालती है। ठीक, यह क्या होती है कि जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो उस समय ये क्या करती है कि एंड्रीनल हार्मोन रिलीज करती है। अग्नाशय, यह इंसुलिन और ग्लूकागन बनाती है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों बनाती है। और इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में शर्करा को कम करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा को कम करता है। तो यही इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो जो शुगर बीमारी जो है वो इसी की कमी के कारण होता है। ठीक, जब ये इंसुलिन रहेगा उसमें तो रक्त में शर्करा को कम करके रखेगा। जब ये इसकी कमी हो जाएगी तो शर्करा अधिक हो जाएगा और शुगर का बीमारी हो जाएगा। उसके बाद है ग्लूकागन। ग्लूकागन ये शर्करा को बनाता है, यानी कि शर्करा बढ़ाता है। उसके बाद है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है और यह मेलाटोनिन निकालती है। मेलाटोनिन निकालती है जो कि हमारे जैविक घड़ी यानी कि नींद
नींद जगाने का चक्र नियंत्रित करती है। नींद से जगाने का चक्र यही नियंत्रित करती है कौन? तो पिनियल ग्रंथि। ठीक, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि कब उठना है कब सोना है, यही पिनियल ग्रंथि के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। 12 नंबर सवाल है, विशालकाय पांडा। विशालकाय पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पांडा जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन बी है एलुरोपोडा मेलानोलुका, एलुरोपोडा मेलानोलुका, ऑप्शन सी है नजा नजा, और ऑप्शन बी है बॉस इंडिकस, ऑप्शन बी डी है बॉस इंडिकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एलुरोपोडा मेलानोलुका। देखिए इसको याद रखने के लिए ऐसे पांडा जो है ना, तो थोड़ा इसमें रिलेटेड वर्ड आ रहा है, पांडा पोडा। ठीक, तो ऐसे ये याद हो जाएगा पांडा पोडा। और हम लोग वैज्ञानिक नाम देखें तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का क्या है? तो पैंथेरा टिग्रिस। बाघ में टाइगर है तो टिग्रिस से इससे याद हो जाएगा होमो सेपियंस। मानव का इंग्लिश क्या होता है? ह्यूमन, तो होमो ऐसे तो याद हो जाएगा। लायन का हो जाएगा पैंथेरा लियो। ठीक, एल से लियो, एल से लायन, ये भी याद हो जाएगा। चीता, चीता का है एक्सिनो एसिनोनिक्स जबेटस जुबेटस, एक्सिनोनिक्स जुबेटस। हाथी का हो जाएगा इलेफास मैक्सिमस, इलेफास मैक्सिमस, ये एशियाई हाथी का है। और अफ्रीकी हाथी का क्या हो जाएगा? तो लोक्सोडोंटा, लोक्सोडोंटा अफ्रीकना, 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 जो कि अफ्रीकी हाथी का ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इसमें एलिफास है तो इससे ये याद हो जाएगा। ठीक, एलिफेंट। और कुत्ता, कुत्ता का है सेनिस लूपस फेमिलियर्स, फेमिलियरिस, फेमिलियरिस, फेमिलियरिस यानी कि कुत्ता को कौन मतलब कि इसको पालतू बनाते हैं तो ये फेमिलियर होता है। कुत्ता क्या होता है? फेमिलियर होता है। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली का हो जाएगा फेलिस, फेलिस कैटस। इसमें भी कैट है, कैट मतलब बिल्ली, और इसमें भी कैट आ रहा है तो ऐसे याद हो जाएगा। गाय, या फिर इसका फेलिस डोमेस्टिका भी होता है, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। भैंस का हो जाएगा बुबल्स, बुबलिस, बुबलस बुबलिस, बुबलस बुबलिस भैंस का है। घोड़ा का है इक्यूस फेरस कैवेलस, इक्यूस फेरस कैवेलस। ठीक, ऊँट का हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैलेमस ड्रोमेडेरियस। ठीक, तो इसमें भी कैमल आ रहा है, ऊँट का इंग्लिश कैमल होता है तो ऐसे ये भी नॉर्मल है याद करना। बकरी का हो जाएगा कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस बकरी का। ठीक, तो ये कोई कोई है जो थोड़ा सा हटके है, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख के मतलब एक दो बार रिवीजन करके उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी बाकी बहुत सारे का नाम मिलता जुलता है, वैज्ञानिक नाम भी। 13 नंबर सवाल है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से के प्रसिद्ध वादक हैं? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है सारंगी, ऑप्शन सी है संतूर, और ऑप्शन डी है तबला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सारंगी। ठीक, तो पंडित राम नारायण सारंगी से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति को। तो जैसे सितार से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति पंडित रविशंकर हैं। ठीक, पंडित रविशंकर ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है और ये कई ग्रैमी विजेता भी रह चुके हैं। निखिल बनर्जी, विलायत खान और अनुष्का शंकर ये सभी सितार से संबंधित वादक हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अनुष्का शंकर। तबला, तबला से संबंधित वादक हैं जाकिर हुसैन, ये पद्म विभूषण विजेता है, पद्म विभूषण विजेता है जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, गुदई महाराज। तबला से हो जाएगा अल्लाह रखा खान, किशन महाराज और गुदई महाराज। गुदई महाराज को समता प्रसाद भी कहा जाता है। बांसुरी, बांसुरी से संबंधित वादक की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शहनाई, शहनाई से संबंधित वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, और इन्होंने ही 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ठीक, बिस्मिल्लाह खान ने ही 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर क्या बजाई थी? तो शहनाई बजाई थी। सरोद,
सरोद से संबंधित वादक अमजद अली खान, अमजद अली खान, और दूसरा है अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। सरोद से अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। संतूर, संतूर के वादक की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, और भजन सोपोरी, भजन सोपोरी संतूर से संबंधित है। उसके बाद है वायलिन, वायलिन से संबंधित वायलिन वादक हैं टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, वी जी जोग। वायलिन से टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम और वी जी जोग, वी जी जोग। वीणा, वीणा से संबंधित असद अली खान, असद अली खान, ये रुद्र वीणा, असद अली खान रुद्र वीणा, असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित है। और एस वालचंदर, एस वालचंदर सरस्वती वीणा से संबंधित है, सरस्वती वीणा से संबंधित है। 14 नंबर सवाल है, अमीय किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? अमीय किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? अमीय किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, जिसे कि सदीरट्टम भी कहा जाता है, भरतनाट्यम सदीरट्टम। ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भरतनाट्यम, ऑप्शन ए भरतनाट्यम। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, उन शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है। तो संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। पहला है भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और यह सबसे पुराना नृत्य है और यह मंदिरों को समर्पित है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल और मृणालिनी साराभाई, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और मृणालिनी साराभाई हैं। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और यह कथा कहने की शैली है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हैं। कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण है। कुचिपुड़ी नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा राधा रेड्डी। कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भारी मेकअप और मुखौटा वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है कि मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। केरल जो कि कथकली नृत्य है, इसमें के प्रमुख कलाकार की बात करें तो बी एन मेनन और गुरु कुंचु कुरूप हैं। बी एन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, बी एन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, बी एन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप। ओडिसी, ओडिसी कहाँ के है तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और मुद्राओं और त्रिभंग मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, मुद्राओं और त्रिभंग मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह है। मणिपुरी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और रासलीला पर आधारित है, रासलीला पर आधारित है। इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते, इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते। प्रमुख कलाकार की बात करें तो झावेरी बहनें, जो कि दर्शना नयना आदि थी, झावेरी बहनें इससे संबंधित है, मणिपुरी से झावेरी बहनें, दर्शना नयना इनमें है। मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है और इसके प्रमुख कलाकार हैं सुनंदा नायर और कनक रेले, सुनंदा नायर और कनक रेले, सुनंदा नायर कनक रेले। इसके बाद शास्त्रीय सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। 15वीं शताब्दी में इसको कौन शुरू किया था तो शंकर देव। एक और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संस्कृत मंत्रालय छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे कुल संख्या 9 हो जाती है। तो छऊ भी एक शास्त्रीय नृत्य इसको माना गया है। ऐसा भी अर्थशास्त्रीय नृत्य इसको क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्रीय नृत्य करके, तो ठीक छऊ आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी है माजुली और ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है गुवाहाटी और ऑप्शन सी है जोरहाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा माजुली
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार क्वेश्चन इसका रिपीट होता है, तो इसको चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले विश्व के सभी महत्वपूर्ण द्वीप को देखेंगे तो ग्रीनलैंड, ठीक, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यह भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। यह भौगोलिक रूप से कहाँ है तो अमेरिका, और लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। न्यू गिनी, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह प्रशांत महासागर में है। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई के अधिकार है, ठीक। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर 3 देशों का इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई का अधिकार है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप है। जावा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जिस पर कि टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। वफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण में स्थित है। तस्मानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है तस्मानिया। भारत के प्रमुख द्वीप की बात करें तो अंडमान और निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी मूल द्वीप है, ठीक। लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है। माजुली जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सोलह नंबर सवाल है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है गांधी जी और नेहरू, ऑप्शन बी है CR दास और मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है सावरकर और तिलक, ऑप्शन डी है जीना और अली बंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो कुछ हम लोग पार्टी देख लेते हैं जो कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे गठित किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष वंश चंद्र बनर्जी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित किया गया था और इसके प्रमुख संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया था। इसके प्रमुख नेता मदन मोहन मालवीय और विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख नेता हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन 1925 में कानपुर में किया गया था, ठीक, और इसके संस्थापक है M.N. राव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1985 में कहाँ पर, तो 1925 में कानपुर में। इसके संस्थापक M.N. रॉय। उसके बाद है कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टियाँ। कांग्रेस से अलग होकर कौन कौन पार्टी बनी थी, तो स्वराज पार्टी। इसका गठन 1923 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गठित किया गया। 1923 के असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद, और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद गठित किए थे कौन, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। अन्य महत्वपूर्ण संगठन एवं पार्टियाँ, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिकी के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। गदर पार्टी 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भकाना द्वारा किया गया था। जस्टिस पार्टी 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित किया गया था। यह गैर ब्राह्मणों के हितों के लिए काम करती थी। जस्टिस पार्टी 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित किया गया था और यह गैर ब्राह्मणों के हितों के लिए कार्य करती थी। 17 नंबर सवाल है, अल्लाह रखा और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अल्लाह रखा और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जिन्हें 1977 और 2002 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको पद्मश्री 1917 और पद्म विभूषण 2002 में मिला था। तो ये इनका ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है तबला और ऑप्शन डी है संतूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तबला, ठीक।
तबला, ये दोनों तबला से संबंधित है। तो चलिए तबला से संबंधित तबला वादक को हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबला वादन के मुख्य रूप से 6 घराने हैं, ठीक। तो ये घराने तबला वादक से संबंधित हैं, जो कि टोटल 6 घराने थे। पंजाब घराने से संबंधित तबला वादक थे उस्ताद अल्लाह रखा खान। उस्ताद अल्लाह रखा खान, इनको पद्मश्री 1977 में मिला था और यह संगीत नाटक अकादमी भी जीत चुके हैं और इन्होंने तबले की वैश्विक पहचान दिलाई थी। उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान के पुत्र थे और इन्हें पद्म विभूषण 2023 में मिला था और यह कई ग्रैमी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। उसके बाद योग शमसी उस्ताद अल्लाह रखा के प्रमुख शिष्य थे। योगेश शमसी उस्ताद अल्लाह रखा खां के प्रमुख शिष्य थे। तो ये सभी पंजाब घराना से संबंधित है। उसके बाद बनारस घराना से संबंधित पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्र, उसके बाद पंडित कुमार बोस। दिल्ली घराना से संबंधित तबला वादक उस्ताद सिद्धार्थ खां ढाड़ी, यह दिल्ली घराने के संस्थापक थे। उस्ताद सफात अहमद खान और लतीफ़ अहमद खान, ये दिल्ली घराने से संबंधित है। उसके बाद है लखनऊ घराना से संबंधित तबला वादक हैं मोदू खान, बख्शू खान और इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं मोदू खान और बख्शू खान। उस्ताद वाजिद हुसैन इसी घराने से संबंधित है और पंडित स्वपन चौधरी भी लखनऊ घराने से संबंधित है। उसके बाद है फर्रुखाबाद घराना, उस्ताद अहमद जान थिरकवा फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है और इन्हें तबला सम्राट कहा जाता है और ये 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वादक में से एक थे। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है और पंडित अनिंदो चटर्जी फर्रुखाबाद घराने से संबंधित है। अजराड़ा घराना कल्लू खान और मुर्रू खान अजराड़ा घराने से संबंधित है। पंडित सुधीर कुमार सक्सेना, ये भी अजराड़ा घराने से संबंधित है। तो ये सभी तबला वादक थे और इनके घराने थे, ठीक। 18 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1895। 1865, 1875 और 1885। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। चलिए सभा एवं संगठन हम लोग देख लेते हैं भारत के। तो आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में स्थापित किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में केशवरवाद के प्रचार के लिए किए थे। तत्वबोधनी समाज 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधनी समाज 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग मुंबई में। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग मुंबई में और महादेव गोविंद रानाडे भी इसे जुड़े थे। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में दलित और महिलाओं के उत्थान के लिए। सत्यशोधक समाज 1873 और ज्योतिबा फुले द्वारा। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा और इसमें नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। ये यूनेस्को में भी शामिल है। रामकृष्ण मिशन 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ में स्थापित किया गया था। अभिनव भारत 1904 में बी डी सावरकर द्वारा और पहले मित्र मेला नाम था इसका। पहले क्या था? तो मित्र मेला नाम था। अभिनव भारत का पहले मित्र मेला नाम था और इसका गठन 1904 में बी डी सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति 1902 में पी मित्रा और वरिंद्र कुमार घोष द्वारा। 19 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 270, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 290 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 साल वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है या फिर उससे पहले भी। तो
280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 281 में क्या है, तो राष्ट्रपति आयोग के सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति आयोग के सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी। 22 नवंबर 1951 को हुआ था गठन और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन के सिंह। 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में वित्त आयोग है, उससे पहले के वित्त आयोग जो था वो 15वां था। उसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं और इनकी सिफारिशें 2021 से 26 तक थी। उसके बाद है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। 31 दिसंबर 2023 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। 20 नंबर सवाल है, किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त वंश का पहला महान शासक बना? तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 से 320 ईस्वी से 319 या 20 ईस्वी से 335 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक, तो 319 या 20 से लेकर 35 ईस्वी तक शासन किया था और 319 या 20 में इसने क्या किया कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था 319 या 20 में। गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, जो 240 से 280 तक शासक रहते हैं। श्रीगुप्त, गुप्त वंश साम्राज्य की स्थापना। श्रीगुप्त 240 से 280, गुप्त वंश के संस्थापक। 2 बार किसी हुआ है, कोई बात नहीं। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक शासक रहता है और यह श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईस्वी तक, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत की शुरुआत की। उसके बाद है समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 380 तक शासन करते हैं और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 380 से लेकर 415 ईस्वी तक। और इनके दरबार में 9 रत्न जैसे कि कालिदास। तो 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य के। 9 रत्न विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन की थी, कुमारगुप्त प्रथम। स्कंदगुप्त 455 से 455 से लेकर 467 तक और इन्होंने हुनों के आक्रमण को विफल किया। हुनों के आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के काल में। विष्णुगुप्त 540 से लेकर 550, विष्णुगुप्त 540 से लेकर 550 ईस्वी और गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक था। ठीक, तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।